हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाज़ारों की बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि एफआईआईज़ का सेलिंग जो है वो हमेशा हम आते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए सर क्या होनी चाहिए रणनीति, या फिर नियर टर्म में आप बाज़ार कैसे देख रहे हैं, और साथ ही क्या यहाँ पे मौके बन रहे हैं कुछ सेक्टर्स में एक्सपोजर बढ़ाने के? देखिए, तीन कंसर्न्स हैं मार्केट में। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की अगर बात करें तो हमारे लिए अच्छी खबर है, क्रूड नीचे आ चुका है, जो हम बात कर रहे थे काफ़ी समय से। दैट लगता नहीं है कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को लेकर के मार्केट के अंदर बहुत बड़ी खलबली मच रही है। हमने अमेरिका से कुछ नहीं सुना, हमने इसराइल से कोई बड़ा फॉलोअप कॉमेंट नहीं सुना, हमने ईरान से भी कोई बहुत बड़ा फॉलोअप कॉमेंट नहीं सुना है, ना चाइना से सुना है ना रशिया से सुना है। तो क्या ग्लोबली इस बात को अभी अनदेखा करा जा सकता है? आज लगता है अनदेखा करा जा सकता है। कल अगर फ्रेश डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम दोबारा बात करेंगे, मगर आज फाइनेंशियल मार्केट के स्टैंड पॉइंट से आप इसको बात करें तो इसको अनदेखा करा जा सकता है। दूसरा है यूएस मैक्रोस, जहाँ पर साल के बिगिनिंग में 4 से 5 रेट कट की बात हो रही थी, अब शायद 2 या 3 रेट कट मुश्किल लग रहे हैं। रेट कट की वजह से यील्ड्स बढ़ रही हैं, 4.5 4.6 वहाँ तक यील्ड्स जा चुकी हैं। जब यील्ड्स बढ़ती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर हमेशा एफआई सेल करते हैं, ये हमने सालों साल देखा है। या तो वैल्यूएशंस आपके मार्केट के बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, या फिर अगर अट्रैक्टिव नहीं होते हैं तो मार्केट के अंदर एफआई सेलिंग आती है, तो एफआई की सेलिंग आ रही है। एफआई की सेलिंग इस समय एक प्रकार का पैटर्न क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स इस समय कैप हो रहे हैं। तो अब देखिए मार्च और अप्रैल में क्या डिफरेंस है। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक धराशायी नहीं हुए हैं। हम 3 दिन से लगातार निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं, मगर कोई स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इतनी बड़ी नर्वसनेस नहीं दिख रही है। तो वही 3 फैक्टर्स हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, वो मुझे लगता है कि उनको आप इग्नोर कर सकते हैं आज तो। कल दोबारा डेवलपमेंट कुछ होते हैं तो उस पर नज़र डालेंगे। यूएस मैक्रो, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मूविंग पार्ट है, जिसकी वजह से एफआई सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लार्ज कैप कहीं नहीं जा रहे हैं, और जिसकी वजह से स्मॉल कैप बढ़ रहे हैं। स्मॉल कैप इसलिए नहीं गिर रहे हैं बिकॉज इंडिया स्टोरी अपील स्ट्रॉन्ग है, एपेटाइट नीचे है, डीआई के पास पैसा है, और अर्निंग सीजन सो फार जो है इतना खराब नहीं है। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया बाजार पर। लेकिन अब निकुंज सर, एक थीम पर और एक इंडस्ट्री पर थोड़ा आपसे राय लेना चाहेंगे। इस बीच ऑटो एंसिलरी जो इंडस्ट्री है उस पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है स्पेस में भी। एलन मस्क का इंडिया विजिट, और इसके बाद हमने देखा कि इसमें काफ़ी सारे सब सेगमेंट भी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं बैटरी कंपनियां भी चल रही हैं, काफ़ी कुछ डील्स वहाँ पर भी हो रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है इस पूरे स्पेस में। आपका क्या व्यू बन रहा है ऑटो एंसिलरी कंपनियों को लेकर? देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर भारत अव्वल नंबर पे था, है और रहेगा, और शायद उनमें से ऑटो एक है। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री हैज़ मैनेज टू क्रैक द कोड, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। वह ग्लोबली एफिशिएंट है। तो इंडिया में जो गाड़ी बनती हैं वो बाहर एक्सपोर्ट होती है। इंडिया में तो ऑटो एंसिलरी का जो बिजनेस है वो एक ग्लोबल लेवल पर काफ़ी बड़ा बेंचमार्क इस समय इस्टेब्लिश कर चुका है। तो ऑटो एंसिलरी के अंदर एक हम देख रहे हैं कि वेव है, और ये वेव का नियर टर्म में उसको बेनिफिट मिलने वाला है जो कि ईवी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। भले वो एक्साइड और अमरा राजा हो, जिनमें हाल में मूव आया, सोना कॉमस्टार जैसी कंपनियों जिसके अंदर हमने देखा था कि ईवी का बड़ा बिजनेस आ रहा है, या फिर आप टीवीएस की बात करें जिसके अंदर ईवी टू व्हीलर को लेकर के अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। टाटा मोटर्स की अब बात करें, जिनका डोमेस्टिक बिजनेस में अब वह 6 से या 7 में से 10 गाड़ियाँ ईवी की जो बिकती हैं वो टाटा मोटर के स्टेबल से बिकती हैं। अगर मैं मुंबई और दिल्ली की सड़कों पे देखूं तो मुझे दूसरी ब्रांड्स की भी ईवी गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ईवी जो है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जहाँ भी उनके कमेंट्स रहते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उसमें हमेशा वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 वर्ड्स हमेशा यूज़ करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एंड ईवी माइग्रेशन। तो ईवी जो है मुझे लगता है कि मल्टी ईयर ट्रेंड है, और मल्टी ईयर ट्रेंड चलता रहेगा। खास करके बैटरी कंपनीज की बात करिए तो पूजा देखिए उनके अंदर रनअप हो चुका है। अब यह एक मार्केट में क्या होता है जी, जब कोई सेक्टर में बुल रन होता है तो जहां आपको लगता है कि उम्मीद है वहां पर उछाल पहले आ जाता है। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि बैटरी कंपनीज में उछाल आ चुका है। इनकी जो अर्निंग्स आएगी 26-27 में आएंगी। तो अगर 1 महीना 1.5 महीने पहले आप मेरे से बात करते तो मैं बोल सकता था कि बैटरी के अंदर काफ़ी इनोवेशन हो रही है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी चेंजेस आते रहेंगे। बिकॉज बैटरी जो है, डिम्पी पूजा सृष्टि, कार ईवी का करीब करीब 33% कॉम्पोनेंट है। अब इसके अंदर इतना R&D हो रहा है कि आने वाले समय में बैटरी कॉस्ट नीचे होगी।
मैं डेटा पढ़ रहा था कि टाटा नेक्सॉन ने अपनी प्राइसेस कम कर दी हैं, तो बैटरी को लेकर के काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। देखिए मिसाल के तौर पर डिम्पी, आप ये फोकस करिएगा, हम जब फ्लॉपी डिस्क लेते थे या हम एक पेन ड्राइव लेते थे डिम्पी, तो आपको 2 GB की पेन ड्राइव करीब 150 या 200 रुपये में मिलती थी। अब अगर हम बात करें तो मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक क्लाउड है जिसके अंदर मैं 70 रुपया पर महीना देता हूँ एप्पल को, जिसके अंदर पास एक 1 TGB की क्लाउड है। तो देखिए किस प्रकार से डेटा स्टोरेज में चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैटरी में भी वही होने वाला है। बैटरी में वही होने वाला है। निकुल सर, जब आप फ्लॉपी और डिस्क की बात बोल रहे थे ना, तो मेरे को एक आपका, मैं बोलूँगा नहीं ऑन एयर स्क्रीन पे, लेकिन आपका एक मेरे को पुराना बिजनेस याद आ गया, जो आप थोड़ा गेमिंग वगैरह से जुड़ा हुआ था। आपने मेरे से जिक्र भी किया था उसके बारे में, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस था। देखिए जी, मैंने जिंदगी में ना घाट घाट का पानी पिया है, घाट का पानी पिया है। शायद उसी जानकारी की वजह से हम कहते हैं ना कि समझ आपको आती है। समझ और एक्सपीरियंस तो देखिए मेहनत और तजुर्बे से आता है। तो इस बात में तो मैं कभी भी कहीं छुपाता नहीं हूँ कि बिफोर आई जॉइन मीडिया, I come from a business family where I had the pleasure of understanding and being in a lot of businesses. Yes. हाँ, खैर ये बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अब निकुल सर को सिर्फ मार्केट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनकी महारत है। किस दिन ऐसा मौका मिला कि ऐसा शो करने का, तो नॉन बिजनेस के अलावा, नॉन मार्केट के अलावा भी उनसे हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे ताकि उनका बेनिफिट आज तक भी पहुंच पाए। अच्छा निकुल सर, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और पूछना है। ये वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत चर्चा है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और शेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया पे इसलिए नजर जा रही है, अब तक का सबसे बड़ा FPO आ रहा है 18,000 करोड़ का। अच्छा, इसमें GQG वाले भी हैं, इसमें फिडिलिटी भी है, इसमें मोतीलाल भी है, इसमें HDFC म्यूचुअल फंड्स भी है, फिर 10 से 11 रुपए का ही रेट है जिसके आसपास आके खड़ा है, 12.5 के आसपास। तो इसमें करना क्या है? ये FPO में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को प्लस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैनेजमेंट मूड में है? अच्छा, मूड में भी है, बदल भी पाएगी कंपनी को? टिप्पी, देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर समस्या क्या थी कि इनके पास कैश नहीं था, जियो ने इनको मार मारी, इनका वॉइस बिजनेस था, डेटा में ग्रो नहीं करा, बैलेंस शीट में होल था, जिसकी वजह से केपेक्स इन्होंने करा नहीं, सर्विस खत्म हो गई। अब इनके पास जो कैश आ रहा है उसकी वजह से केपेक्स बढ़ेगा, सर्विसेज बढ़ेगी, हो सकता है मार्केट शेयर बढ़े, हो सकता है कि आने वाला कल वोडाफोन आइडिया के लिए गए कल से बेटर होगा। और मार्केट इसी उम्मीद पे चलता है। मार्केट डिम्पी हमेशा एक चीज़ को वोट करता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या वोडाफोन आइडिया का रेट ऑफ चेंज बेटर होगा? मुझे लगता है बेटर होगा, बिकॉज बैलेंस शीट जब रिपेयर हो जाती है और जब मार्केट के अंदर प्राइस कॉम्पिटिशन कम होने लग जाता है, इंटेंसिटी ऑफ प्राइस वॉर, तो वो सेक्टर, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें मिलेगा, बड़ा सेक्टर है, अगर आप 5% भी अगर आप दाम बढ़ा दें तो उसका बैलेंस शीट के अंदर जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम सेक्टर में वह हो सकता है। अगर आप FPO की बात करें तो क्या वोडाफोन आइडिया की रेलेवेंस आने वाले समय में बढ़ सकती है? जी हाँ, बढ़ सकती है। मगर क्या हम गारंटी से बोल सकते हैं कि एकदम अव्वल नंबर की कंपनी हो जाएगी? बोलना मुश्किल है। तो आप 10 रुपये के आसपास, 10.5 के आसपास अगर आप शेयर आपको मिलता है तो आपकी डाउनसाइड कम है, आपकी अपसाइड ज़्यादा है। मगर इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप इसके अंदर ये के ना लें कि आपको FPO में 10 रुपये में मिल रहा है और जब आपको एलोकेशन मिलेगा 4 दिन में फ्लिप करके आप इसके अंदर गेन कर लेंगे। आप उस उम्मीद से आ रहे हैं तो शायद इसके अंदर ये बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये FNO में भी ट्रेड कर रहा है, आर्बिट्राज जिसके अंदर ऑलरेडी चालू हो चुका है। आप जो सोच रहे हैं बहुत लोग वो सोच रहे हैं, मगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई 10 रुपये में खोने के लिए क्या 15 से 20% है, क्या कमाने के लिए उससे ज़्यादा है? जी हाँ, हो सकता है। बिकॉज जैसा मैंने समझाया कि टैरिफ के इश्यूज खत्म हो रहे हैं, बैलेंस शीट के इश्यूज खत्म हो रहे हैं, केपेक्स के लिए अगर आता है तो मार्केट शेयर गेन हो सकता है। तो क्या वोडाफोन आइडिया का रेलेवेंस जो एक वीक नंबर 3 है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग नंबर 3 हो सकता है? अगर वो हो सकता है तो स्टॉक के अंदर आने वाले समय में वेल्थ बनेगी। ठीक है निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट अवे फ्रॉम पूरा मार्केट से लेके वोडाफोन तक के सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, और अच्छे और इंटेलिजेंट थे और फैक्चुअल डाटा से भरे हुए थे। ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में आपसे कि जेनरिक दवाई नहीं है, स्पेसिफिक दवाई आप देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।